आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकारीब का सरकारी सतह पर इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड पर परचम कुशाई अंजाम दी। बीआरएस ने रियासत को 10 साल में 100 साल पीछे कर दिया। कांग्रेस ने इख्तिदार संभालने के बाद अपने वादों को पूरा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यौम तासीस तकरीब से खिताब। सियासी पार्टियों के दफातर में तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकारीब जोरों शोर से मनाई गई। परचम कुशाई अंजाम दी गई। आईटी कॉरिडोर और आसपास में तेज रफ्तारी के साथ बाइक स्टंट्स करने वाले नौजवानों की गाड़ियां जब्त। रायदुर्गम पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत भर में सरकारी तौर पर तेलंगाना रियासत की 10वीं यौम तासीस तकारीब मुनक्किद की गई। मरकज़ी तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी और खिताब भी किया। इससे कबल उन्होंने गन पार्क पर पहुंचकर तेलंगाना के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों की खिदमत को खराज पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस के सीनियर कायदीन और रियासती वज़रा भी मौजूद थे। नाज़रीन, देखेंगे इस सिलसिले में खबरों की तफसील, जिसमें वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तकरीब से खिताब भी किया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर गन पार्क पहुंचे और तेलंगाना की तश्कील के लिए जदोजहद करते हुए जानों की कुर्बानियाँ देने वालों को खराज पेश किया। उन्होंने 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासी वज़रा पूनम प्रभाकर, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, हैदराबाद मेयर विजया लक्ष्मी के अलावा सीनियर कांग्रेस कायदीन हनुमंतराव चन्ना रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वादा रियासी वज़रा पूनम प्रभाकर, कोमट रेड्डी, अराकीन असम्बली कांग्रेस, अराकीन काउंसिल वेंकट स्वामी, राजगोपाल रेड्डी और दीगर ने शहीदान मार्ग पर फूलमाला पेश की। गन पार्क के अतराफ अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी तेलंगाना, स्पीकर, सदनशीन, काउंसिल, रियासी वज़रा के अलावा कई एक अहम शख्सियतें मौजूद थीं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि 9 दिसंबर 2023 को
कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने के फौरी बाद प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए इसे ज्योतिराव फूले प्रजा भवन रखा और आवाम के लिए इसके दरवाजे खोल दिए गए। प्रजावाणी प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इसके अलावा सेक्रेटरीट के दरवाजे पर हर एक के लिए खोलते हुए हुकूमत की बागडोर चलाना शुरू की गई और इंदिरा पार्क के पास धरना देने का दोबारा आगाज़ किया गया। जयाला रेवंत रेड्डी ने तनशीन यूपीए सोनिया गांधी, साबिक़ सदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सुषमा स्वराज से तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने पर तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया। जयाला रेवंत रेड्डी ने अपनी 6 माह की कारकर्दगी को पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अंदरून 24 घंटे मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम कर चुकी है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत आरोग्यश्री स्कीम के तहत देने का आगाज़ किया है। ख़वातीन को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने के अलावा 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही, जिनके पास अराजी है उन्हें मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। और बताया कि साल 2050 तक तेलंगाना को ग्रीन तेलंगाना में तब्दील करने के अलावा हैदराबाद शहर को दुनिया के बेहतरीन शहर में तब्दील करने के लिए मूसी प्रोजेक्ट के तामीरी काम पाए तकमील किए जाएंगे और शिल्पारामम के पास 3 एकड़ अराजी पर बड़े पैमाने पर कंपनियों का क़याम उनमें लाया जाएगा। जयाला रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना को ट्रक से पाक करने के इक़दाम करने के अलावा 30,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए हैं और 9 जून को ग्रुप 1 का इम्तिहान मुनक़्क़िद करते हुए मुलाजिमत फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। बहुत जल्द मेगा DSC का इनेक़ाद भी अमल में लाया जाएगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक़्क़िदा तक़रीब के दौरान साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी का बयान भी पढ़कर सुनाया गया। ప్రచార సాధనాల ప్రతినిధులు, వివిధ రంగాల విషయ నిపుణులు, అలాగే ఇంకా తెలంగాణ ప్రేమను గుండెల నిండా నింపుకున్న పెద్దలు ఎందరో ఉన్నారు. అందరినీ అభినందిస్తూ అదిగో ప్రధాన వేదిక దగ్గరకు వేంచేసి ఉన్నారు గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు. Now we have the 3rd contingent, 8th Battalion Kondapur. The contingent commander is M. Srinivas R.I. Again, the hue, the color is so different from the previous contingents which were marching chin high, digging their heels into the soil. Look at their eyes, as if they are like robos, they are marching. ఇంత అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉంటే మన చేతులు ఖాళీగా ఎలా ఉంటాయి? గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఈ కవాతు బృందాల్ని అభినందించండి, ఆశీర్వదించండి, ఆనందాన్ని పంచుకోండి. Ladies and gentlemen, I think we need to give them a big round of heartfelt applause. Thank you so much for that wonderful, loud, encouraging clapping, ladies and gentlemen. Now contingent number 4, 12th Battalion Anaparthi, under the contingent commander was G. Yugender R.I. तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कारम। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत माँ तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूँ जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए। मैंने 2004 में करीमनगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना
अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सभी को 10वें तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। నేను చెప్పదలుచుకున్న బిడ్డ ఇంట్లో శుభకార్యానికి తల్లికి హోదా కావాలా, తల్లిని ఆహ్వానించడానికి బిడ్డకు ఒకరి పర్మిషన్ అవసరమా, ఏ హోదా ఉందని ఏ పదవిలో ఉన్నారని మహాత్మా గాంధీని మన జాతిపితగా గుర్తించుకున్నాం. తెలంగాణ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు శ్రీమతి సోనియా గాంధీని ఈ సమాజం తల్లిగా గుర్తించి గౌరవిస్తుంది. ఈ గడ్డతో ఆ తల్లి బంధం రాజకీయాల బంధము కాదు, ఆ తల్లి బంధం పేగు బంధం ఈ తెలంగాణతో. ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల శుభ సందర్భంలో అమరుల ఆశయాలు ప్రజలు కళలు నెరవేర్చే దిశగా ప్రజాప్రభుత్వం కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అందులో ప్రధానంగా సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం, ఆర్థిక పునరుజ్జీవనం, ఈ రెండు ఇప్పుడు తెలంగాణ భవిష్యత్తు నిర్మాణానికి కీలక అంశాలు. ఈ దిశగా మన ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుంది. మిత్రులారా, ఏ జాతికైనా తన సంస్కృతే తన అస్తిత్వం. ఆ సంస్కృతిని కాపాడటం ప్రభుత్వాల బాధ్యత. బోనం నుండి బతుకమ్మ వరకు, సాయుధ పోరాటం నుండి స్వరాష్ట్ర ఉద్యమం వరకు మన సంస్కృతి, మన చరిత్ర గొప్పవి. సమ్మక్క సారలమ్మ నుండి జోగులాంబ వరకు, భద్రాద్రి రాముడు నుంచి కొమరం భీముడి వరకు అమరుల త్యాగాలు, హక్కుల ఉద్యమాల వంటి వాటితో తెలంగాణ గొప్ప చారిత్రక వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ సంస్కృతిని, చరిత్రకు పునరుజ్జీవనం జరగాలి. తెలంగాణ వచ్చి 10 ఏళ్ళైనా ఇప్పటికి మన రాష్ట్ర గీతము లేదు. ఉద్యమ కాలంలో ఉవ్వెత్తున స్ఫూర్తిని రగల్చిన జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం గేయమే మన రాష్ట్ర అధికార గీతం కావాలని ఆనాడు ఆశించాం. సహజ కవి అందశ్రీ రచించిన ఈ గేయం మన రాష్ట్ర గేయంగా ఉంటుందని విశ్వసించాం. ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు ఈ పర్వదినాన జయ జయ హే తెలంగాణ గీతాన్ని రాష్ట్ర అధికార గీతంగా సగర్వంగా మా ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తున్నది. तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस के मौके पर न सिर्फ सरकारी सतह पर तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, बल्कि सियासी पार्टियों की जानिब से मुताल्लिक़ा दफ़ातर में तक़रीब मुनक़्क़िद की गईं और परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन, बीजेपी के दफ्तर के अलावा BRS के पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में भी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जहां पर परचम कुशाई करते हुए कायदीन ने खिताब भी किया। रियासत तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तक़रीब रियासत भर में नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कांग्रेस कायदीन हनुमंत राव, गीता रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और बताया कि तेलंगाना की तश्कील सोनिया गांधी की मरहूम मिन्नत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील जिस मकसद से अमल में लाई थी, उसे साबिक़ BRS हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और साबिक़ वज़ीर आला KCR सेक्रेटरीट से काम करने के बजाय फार्म हाउस पर बैठकर गैर जमहूरी अंदाज में हुकूमत चला रहे थे।
गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व शांति करुके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बीजेपी ने राज्यसभा ने पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब किया और दावा किया कि सबसे पहले बीजेपी ने काकीनाडा में रियासत की तकसीम के लिए करारदाद पेश की थी। रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने कहा कि साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज की तायद के बाद तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई। डॉक्टर लक्ष्मण ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है। खबलादी बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने सुषमा स्वराज की फ़ोटो पर फूलमाला पेश की। इस मौके पर बीजेपी अरकान असम्बली और साबिक अरकान असम्बली और बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी రాష్ట్ర శాఖ వైపు నుంచి 10 ఏళ్ల తెలంగాణ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ వాదుల యొక్క మరి ఆశలు ఏదైతే బలిదానాల పునాదుల మీద ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్ర ఏర్పాటు నేపథ్యం కనుక ఒకసారి గమనించినట్టయితే మొదటి తొలి దశ ఉద్యమము 1969లో మొదటి విద్యార్థి సంఘం ఏదైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావాలని ఉద్యమించినటువంటి విద్యార్థి సంఘం ఏదైనా ఉన్నదంటే అది అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ అనే విషయాన్ని చరిత్ర మనం మర్చిపోకూడదు. మొదటి విద్యార్థి సంఘంగా ఆనాడు ఖమ్మంలో రవీందర్ అనేటువంటి ఒక విద్యార్థి జనవరి 8న నిరవధిక దీక్షకు వారు పూనుకుంటే దాని యొక్క ప్రకంపనాలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అన్ని సంఘాలను ఆలోచింప చేయడమే కాకుండా बीआरएस क़ायद के टी रामाराव ने तेलंगाना के क़याम की 10वीं सालगिरह के मौके पर आवाम से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना भवन में उन्होंने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना जिसकी तश्कील 2014 में हुई थी बाकी मुल्क के लिए एक रोल मॉडल और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण है। तेलंगाना के लोगों की कुर्बानियों और जिद्दोजहद के लिए जो उन्होंने पिछली दहाइयों में दी है हमेशा वो शुक्रगुजार है। केसीआर की क़यादत में तहरीक ने 2001 में एक नया मोड़ लिया और बिलाखिर पूरी पार्लिमानी जमहूरियत ने आस पास आकर 2014 में तेलंगाना की तश्कील की हिमायत की। आज भी रियासत आगे से क़यादत कर रही है। रियासत मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण है। తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు తిరిగి జీవం పోసిన నాయకుడు మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రం కోసమైతే వేలాది మంది ప్రాణత్యాగాలు చేసినారో, ఏ రాష్ట్రం కోసమైతే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలోని సబ్బండ వర్ణం కలిసి ఐక్యంగా కదిలిందో ఆ రాష్ట్రం దశాబ్ద కాలం విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోవడమే కాకుండా తెలంగాణ ఆచరిస్తుంది, దేశం అనుసరిస్తుంది అనే స్థాయిలో ఇవాళ భారతదేశానికే ఒక రోల్ మోడల్గా ఎదగడం ఎంతైనా గర్వకారణం. అందుకే ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ ఈ దశాబ్ది పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కేసీఆర్ గారితో కలిసి నడిచిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఈరోజు మా దారులు కొంతమంది వేరు కావచ్చు, ఇతర పార్టీల్లో ఉండవచ్చు, లేదా ఇంకెక్కడైనా ఉండవచ్చు, కానీ కేసీఆర్ గారి అడుగులో అడుగు వేసి నడిచిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఈ 24 సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రస్థానంలో ఆనాటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రస్థానంలో కలిసి నడిచిన ప్రతి ఒక్కరికి
పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఉద్యమంలో సహకరించిన ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, साबरमती पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के अहाते में भी तेलंगाना योम तासीस तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके दौरान कमिश्नर पुलिस साबराबाद अविनाश मोहंती IPS ने परचम कुशाई अंजाम दी और मेहमान खुशी की हैसियत से खिताब भी किया. उन्होंने अपने खिताब में तेलंगाना वासियों को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया. इस मौके पर साबराबाद जॉइंट CP ट्रैफिक D. जोएल डेविस IPS, माधापुर DCP डॉक्टर G. विनीत के अलावा मुख्तलिफ शोबों के DCPs और दीगर स्टाफ अरकान भी मौजूद थे. మన స్టేట్ ఫార్మేషన్ డే అండ్ దశాబ్ది సెలబ్రేషన్స్ శుభాకాంక్షలు. We are all manandar fortunate that we are here in the very formative years of the state. First 1 or 2 decades of the formation of any state, a state the foundation laying days ఉంటాయి. సో మనం అందరూ ఇలాంటి కాలంలో ఇక్కడ పనిచేసి దానికి ఒక అదృష్టం లాగా భావించాలి. సో అందరూ ఈ స్టేట్ ఈ మన ఫౌండేషన్కి స్ట్రాంగ్ చేయడం, ఒక మంచి వర్క్ కల్చర్, వర్క్ ఎథిక్స్, మన ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ఎలాగా పబ్లిక్కి మంచి సేవలు అందించాలి, అలాంటి డైరెక్షన్లో మీరందరూ కృషి చేసి మనస్ఫూర్తిగా మీ ఎఫర్ట్ ఇస్తూ ముందుకు సాగిస్తారని మరి ఒకసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. साबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता रायदुर्गम पुलिस ने IT कॉरिडोर और आसपास में तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाने और करतबबाजी करने वाले तकरीबन 50 नौजवानों की बाइक्स को जब्त करते हुए उन्हें हिरासत में लिया. रायदुर्गम पुलिस के मुताबिक T-Hub, ITC कोहिनूर, नॉलेज पार्क और इससे मुतसिल मकामात पर तेज़ रफ्तारी के साथ बाइक्स चलाते हुए मुख्तलिफ स्टंट्स करने वाले नौजवानों को हिरासत में लिया गया है और उनकी बाइक्स भी जब्त की गई हैं. ఎల్పీ నోట్ ఉంది, ఎఫ్జెడ్ ఉంది. ఆ లైన్లో మొత్తం అయిపోయినాయి. नारी रूबी न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नज़र डालेंगे. कांग्रेस क़ायद जयराम रमेश की मुश्किलात बढ़ सकती हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब मांगा है. जयराम रमेश ने 1 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि अमित शाह ने 150 कलेक्टर से बात की है और उन्हें धमकी भी दी है. उनकी साबिक़ पोस्ट में कहा गया था कि सबकदोश होने वाले वज़ीर दाखिला सुबह से ज़िले कलेक्टरों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और ताहाल 150 अफसरान से बात हो चुकी है. अफसरान को खुलेआम धमकियां देने की ये कोशिश शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है. 4 जून के मैंडेट के मुताबिक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी इख्तिदार से बाहर हो जाएंगे और इंडिया इत्तेहाद जीत जाएगा. अफसरान किसी किस्म के दबाव में ना आए और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें. इस पोस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को तलब किया है.
और हक़ाइक़ पर मुबनी मालूमात मांगी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जयराम को शाम 7 बजे तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। 2 दिन पहले चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बात की तस्दीक करने के बाद कि वोटों की गिनती के अमल के दौरान उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की मेज़ों पर इजाज़त दी जाएगी। कांग्रेस कायद अजय माकन ने ECI पर इसकी इजाज़त न देने का इल्ज़ाम लगाया। लोकसभा के आज़ाद रुकन कपिल सिब्बल ने फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि ECI को अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए गैर जानिबदार होना चाहिए। अवाम को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। हाल ही में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अवाम इनके अमाल पर सवाल उठा रहे हैं और अवाम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अवाम को इलेक्शन कमीशन से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। आप इस मुद्दे को उठाना चाहते थे जब आपकी जानकारी में आया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप ही नहीं, कांग्रेस के नेता अजय माकन ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि ऐसा हो रहा है। कल उन्होंने ट्वीट किया था। CEO दिल्ली ऑफिस, मुख्य चुनाव अधिकारी, उन्होंने कहा कि काउंटिंग एजेंट कैंडिडेट्स के जो होते हैं वो RO और ARO के टेबल पे बैठेंगे। और इसके जवाब में उसी ट्वीट से जो जानकारी है, अजय माकन ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। हाँ, तो अच्छी बात है, हम भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कि जनता का विश्वास पूरी तरह से चुनाव आयोग पे होना चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जनता का विश्वास उठ जाए। और मैं समझता हूँ कि कई ऐसी बातें हुई हैं पिछले कई महीनों से कि जनता प्रश्न उठा रही है। चुनाव आयोग की जो निर्णय हैं उसके ऊपर प्रश्न उठा रही है। और मैं जनता की फीलिंग आपको बता रहा हूँ कि जनता चाहती है कि चुनाव आयोग, क्योंकि जो हमारी लोकतंत्र की बुनियाद है वो निष्पक्षता है। चुनाव आयोग, अगर वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग बर्ताव नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास उठता जाएगा और ये अच्छी बात नहीं है। लोकसभा इंतखाबात 224 के नताइज से पहले एग्जिट पोल को लेकर चारों तरफ शोर है। सियासी हिकमत अमली साधों से लेकर क़यासाराई के बड़े बाजारों तक वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीत दर्ज करके तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। ग्रैंड अलायंस मीटिंग में राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों से बात की और यह कहकर उनकी हौसला अफजाई की कि एग्जिट पोल जो कुछ भी कहते हैं ये सिर्फ हौसले पस्त करने के लिए। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के दरमियान बराबर का मुकाबला है और कई सीटों पर करीबी लड़ाई भी देखी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी वोट की गिनती तक हमें साबित कदम रहना है। इंडिया अलायंस मीटिंग के अख्तिताम के बाद जब राहुल गांधी से मीडिया ने एग्जिट पोल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ये मूदी पोल है। एग्जिट पोल की अहमियत को मुसरत करते हुए राहुल गांधी ने सहाफ़ियों के सामने कहा कि ये मूदी पोल है। जब सहाफ़ियों से पूछा गया कि इस बार इलेक्शन में इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ रही हैं, राहुल गांधी का जवाब चौंका देने वाला था।
बीजेपी कायद और लोकसभा एमपी रविशंकर प्रसाद ने एग्जिट पोल की पेशनगोई पर राहुल गांधी के खटाखट रिमार्क का मजाक उड़ाया और कहा है कि जितना अब उनके फतूहात करने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज़मीन पर काम करे, लोगों का एतमाद हासिल करे और नरेंद्र मोदी को बदनाम करना बंद करे। उन्होंने कहा जब आवाम ये समझेगी कि नरेंद्र मोदी गरीबों, किसानों, कौमी सलामती के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस तरह के नतायज नज़र आएंगे। कांग्रेस इस सतह पर है क्योंकि इन्होंने दिन में ख्वाब देखना बंद नहीं किया है। रविशंकर ने कहा कि आमतौर पर एग्जिट पोल में फ़र्क होता है, लेकिन इस बार हर एग्जिट पोल एक जैसे नंबर दिखा रहे हैं। यही गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, देश को विकसित यही कर रहे हैं और देश को सुरक्षित यही कर रहे हैं। जब ये भाव नीचे तक चला जाता है, महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो वही आपको संकेत दे रहे हैं। अब बाकी कुछ लोग फटाफट चटाचट तो बकबक कर रहे थे, तो जनता फटाफट करने वाली है उनका। जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो छोड़ दीजिए, 4 तारीख को एग्जिट इन सकता है। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। एग्जिट पोल पर उत्तरी बंगाल के रियासी कांग्रेस सदर एमपी अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, मैं नुजूमी नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने वोट दिया है और पीएम मोदी और उनकी हुकूमत के सामने एक चैलेंज खड़ा किया है। अवाम ने पीएम मोदी को हटाने के लिए वोट दिया है और हिंदुस्तान के लोग कुछ और कहते हैं। इस बार मोदी को इख्तिदार से हटा दिया जाएगा। তৃণমূল ওদিকে মোদি তো মোটামুটি 543টা ছুঁয়েই ফেললো, প্রায় 415টা মতো পৌঁছে গেছে, রাতের মধ্যে তো 543 ছুঁয়ে। দিদি 42 কেন থাকবে, 420টা করে দিলেও পারে, 20 করে বেশি। दिल्ली के वज़ीर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से कबल इतवार को राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर खिराज पेश किया। वहां से कनॉट पैलेस वाक़ हनुमान मंदिर गए। इससे पहले उन्होंने कहा कि वो जेल में सबकी फ़िक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में उनकी अबूरी ज़मानत हफ्ता 1 जून को ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए 10 मई को अबूरी ज़मानत दी थी। केजरीवाल ने ज़मानत देने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मैं 21 दिन के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए निकला हूँ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया है। आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि शुरू ही से वो जद्दोजहद कर रहे हैं और पार्टी लोगों के मसाइल को हल करने और सहूलियात फराहम करने के लिए जद्दोजहद करती आई है। ईडी मुबैना शराब घोटाले से कुछ भी बरामद नहीं कर सकी और हमारे रहनुमा इसलिए जेल में बंद है क्योंकि बीजेपी ने क़वानीन में तरमीम की है कि किसी को भी बगैर किसी सबूत के जेल में डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उन्हें इंसाफ देगा। लेकिन अब लगता है कि फिर से चुनौती गिर रही है, आगे मुश्किलें होंगी। देखिए, हम तो शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। सबको पता है कि 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा एक इंटरव्यू में कि उनकी ईडी कुछ रिकवर नहीं कर पाई। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को, हमारे अन्य नेताओं को जेल में रखा गया है। वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भाजपा ने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना आरोप सिद्ध हुए जेल में रख सकते हैं। और ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है। धीरे धीरे देखिए, एग्जिट पोल नहीं है, वो मोदी जी का पोल है। हम जनता के पोल में हम आगे होंगे, आप आश्वस्त रहें। 4 जून को हम लोग
इन जेल जाने से नहीं डरते। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। हम संघर्ष करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। एग्जिट पोल्स पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि जो भी इंतखाबी पेशन गोइयां आई हैं इस पर उन्हें यकीन नहीं है। कर्नाटक में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का दावा किया। पिछले 40 सालों के तजुर्बे के मुताबिक उन्होंने कहा है कर्नाटक में मोदी लहर बिल्कुल नहीं थी। बीजेपी ने तो तमाम जज्बाती मसाइल उठाए, लेकिन वो यहाँ इतनी सीट नहीं लाएगी जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। I came up with a number of 136 in the last assembly election. And all the medias had given Karnataka will get 80, 90, 100, like that. We will have a coalition government and all. But I was very firm that 136. That is why I had made a separate survey. My sample size was some 40 to 50,000. Okay. That is why I was very sure with that number. Now I don't agree with this number because in Karnataka we have done best among my experience in the last 40 years. There was no Modi wave in Karnataka. And there was a lot of whatever we have given to we had promised to the state of Karnataka on our 5 guarantees. That was implemented very well. And the entire people of Karnataka very happy. The woman is very happy. And whatever the new guarantees also in the second phase, first phase that would not go to the roots. But in the second phase, that guarantee whatever the AICC had, Rahul Gandhi and Kharge ji had announced and Sonia ji had announced, that have gone very deeply the second guarantee. And people feel that this Congress party in Karnataka or in all India, whatever they promise, they did. अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असम्बली इंतखाबात की गिनती जारी है। सिक्किम में हुक्मरान सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 के मंजिमला 31 सीटें जीतकर दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है और अपोजिशन पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF को 1 सीट मिली है। साबिक सीएम पवन कुमार चामलिंग भी इलेक्शन हार गए हैं। दूसरी जानिब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी दोबारा हुकूमत बनाती नजर आ रही है। बीजेपी ने 60 के मंजिमला 46 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने पहले ही 10 सीटें बिला मुकाबिला जीत ली थी। अरुणाचल और सिक्किम असेंबली के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को एक ही मरहले में हुई थी और दोनों रियासतों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2019 के आम इंतखाबात के बाद SKM का बीजेपी के साथ इत्तेहाद था, लेकिन इस बार इंतखाबात से पहले बीजेपी ने सिक्किम में अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए इत्तेहाद तोड़ दिया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकारीब का सरकारी सतह पर इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड पर परचम कुशाई अंजाम दी। BRS ने रियासत को 10 साल में 100 साल पीछे कर दिया। कांग्रेस ने इख्तिदार संभालने के बाद अपने वादों को पूरा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यौम तासीस तकरीब से खिताब। सियासी पार्टियों के दफातर में तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकारीब जोरों शोर से मनाई गई। परचम कुशाई अंजाम दी गई।
आईटी कॉरिडोर और आसपास में तेज रफ्तारी के साथ बाइक स्टंट्स करने वाले नौजवानों की गाड़ियां जब्त, रायदुर्गम पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।